नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2-3 साल में पीओके होगा भारत का हिस्सा। बीजेपी के मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि गलवान में बढ़ी सेना की हलचल, चीन से लगी सीमा पर एक्शन में दिखी आर्मी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की सेना अचानक कर सकती है हमला, देंगे मुंहतोड़ जवाब, ताइवान ने दी चेतावनी, छिड़ेगा युद्ध। चौथी खबर में जिक्र होगा कि रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, युवाओं को कुशल बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में घुसपैठ की कर रहे हैं कोशिश, सेना ने उठाया मुद्दा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2-3 साल में पीओके होगा भारत का हिस्सा, बीजेपी के मंत्री ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता कमल गुप्ता ने बड़ा दावा किया और कहा कि अगले 2-3 साल में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके कभी भी भारत का हिस्सा बन सकता है। रोहतक में हरियाणा के मंत्री कमल गुप्ता व्यापारियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 2014 से पहले मजबूत नहीं थे, लेकिन अब हम मजबूत हो गए हैं। पाकिस्तान ने पीओके में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, वहां से भी भारत में शामिल होने के लिए आवाजें उठाई जा रही है। कमल गुप्ता ने कहा कि अगले 2-3 सालों में किसी भी समय पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा और ये केवल पीएम मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने जयचंद का हवाला देकर हवाई हमले का सबूत मांगने पर विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के कुछ जयचंदों के कारण हार गया था। इसी तरह जयचंद जैसे लोग आज भी मौजूद हैं जो हमारे सैनिकों द्वारा किए गए हवाई हमलों का सबूत मांगते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गलवान में बढ़ी सेना की हलचल, चीन से लगी सीमा पर एक्शन में दिखी आर्मी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में G20 सम्मेलन का दौर चल रहा है और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई है। एस जयशंकर पहले भी चीन के साथ संबंधों को असामान्य बता चुके हैं और इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में LAC पर भारतीय सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है और लद्दाख में LAC पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई हैं और इसके अलावा पेंगोंग झील पर हाफ मैराथन और क्रिकेट खेला। चीन की हर हरकत पर भारत की नजर है। गलवान घाटी के पास जवानों की तैनाती है और LAC पर भारत के जवान मुस्तैद हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की सेना अचानक कर सकती है हमला, देंगे मुंहतोड़ जवाब, ताइवान ने दी चेतावनी, छिड़ेगा युद्ध। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच दक्षिण चीन सागर में चीन और ताइवान में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्री चियू कुओचेंग ने कहा कि चीन की सेना अपने क्षेत्र के नजदीक स्थित ताइवानी इलाकों में अचानक घुसपैठ कर सकती है और हमें इसके लिए अलर्ट रहना होगा। ताइवानी रक्षा मंत्री ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चीन की सेना और नौसेना लगातार ताइवान को डराने में लगी हुई है। चीन की सेना ने अब तक ताइवान के चारों ओर डराने वाली हरकतें की है, लेकिन उसने ताइवान के कब्जे वाले किसी इलाके में घुसपैठ नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, युवाओं को कुशल बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का दोहन करने के लिए बड़े पैमाने पर कुशल कार्यबल तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अपने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि युवाओं को कुशल बनाना भारत को 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कुंजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पैदा हो रहे नए अवसरों के लिए हमें बड़े पैमाने पर कुशल जनशक्ति तैयार करने की जरूरत है। भारत अपने युवाओं को कुशल बनाकर ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत पिछले साल ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में घुसपैठ की कर रहे हैं कोशिश, सेना ने उठाया इसको लेकर मुद्दा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हर बार उन्हें वापस भेज दिया जाता है। सेना के सूत्रों ने बताया कि पुंछ सेक्टर में पिछले 2-3 हफ्तों से इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। दोनों देशों को बांटने वाली नदी के किनारे किनारे सीमा पार से नागरिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते
पकड़े गए हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सामने स्थानीय और शीर्ष स्तर पर इस मसले को उठा दिया है। सूत्रों ने बताया कि सीमा पार से मस्जिदों से घोषणाएं की जा रही हैं जिसमें लोगों से बालू लेने या पशुओं को चराने के लिए भारतीय क्षेत्र में नहीं जाने को कहा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलितों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी चलाने जा रही है बड़ा अभियान, 2024 पर है सबकी नजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इस आम चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई है और इसी क्रम में बीजेपी साल 2019 में मिली सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है और इसके लिए पार्टी घर घर जोड़ो चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी दलितों और अनुसूचित जातियों पर फोकस करेगी। देश में 17% वोटर इस आबादी से आते हैं और पार्टी इस पर नजर बनाए हुए है। पार्टी 14 अप्रैल से 5 मई तक देश में इस अभियान को चलाएगी जिसके तहत बीजेपी नेता दलितों की बस्तियों में प्रवास करेंगे। दरअसल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और 5 मई को बुद्ध जयंती है। इस दौरान केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी घर घर जोड़ो अभियान चलाएगी और इस अभियान के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित दलित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाएगी। इस अभियान का समापन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा और इस दौरान एक भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी दलित समुदाय को संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अहमदाबाद में भारत का चौथा टेस्ट देखने जाएंगे पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 9 मार्च से दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला होगा और इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज भी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। दोनों टेस्ट के पहले दिन के खेल का लुत्फ उठाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में आएगी नौकरियों की बहार, सरकार का मिशन रोजगार, 2 करोड़ लोगों को मिलेगी जॉब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार मिशन रोजगार अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत अगले 3-4 साल में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कौशल विकास करके राज्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि वो स्थानीय युवकों में स्किल तैयार करने पर जोर दें। दरअसल राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ के कालवेन तेंदुलकर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यूपी सीएम ने ये बात कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मात्र 2 घंटे में दिल्ली टू देहरादून केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी है बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। इसके बाद यात्री हवाई मार्ग से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से आवागमन करेंगे। उन्होंने कहा कि गंगा के ऊपर डबल डेकर रोपवे का निर्माण करवाया जाएगा और नितिन गडकरी 4 दिन से उत्तराखंड प्रवास पर आए हैं और रविवार को वो परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम पहुंचे जहां उन्होंने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज से सड़क और रोपवे के विस्तार पर लंबी चर्चा की। सांध्यकालीन गंगा आरती में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी बड़ी ताकत है। गंगा हमारी धरोहर है। नमामि गंगे का मंत्री रहते हुए उन्हें गंगा को अविरल करने का सौभाग्य मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में क्या गिर जाएगी शहबाज शरीफ की सरकार, अब बिलावल भुट्टो ने पीएम को दी है धमकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार गिरने की अटकलें तेज होती जा रही है। पूर्व पीएम इमरान खान से सत्ता छीनने के बाद पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनी है और अब गठबंधन की पार्टियां ऐसा बयान जारी कर रही हैं जिससे यह लग रहा है कि शहबाज सरकार कभी भी गिर जाएगी। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी ने रविवार को एक बयान जारी कर इन अटकलों को और तेज कर दिया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को मंत्रालय छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। जानकारी के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने जोर देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई वादा किया
तो उसे पूरा किया जाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए अपना मंत्रालय निभाना मुश्किल हो जाएगा। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने बाढ़ प्रभावित लोगों से किए गए वादे पूरे न किए जाने पर मंत्रालयों को छोड़ने की धमकी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चलते चीन की इकोनॉमी हो गई तबाह, साल 2023 में जीडीपी केवल 5% रहने का है अनुमान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी ने चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और साल 2022 में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चीन की आर्थिक विकास दर केवल 3% रह गई है। अब साल 2023 में भी चीन की विकास दर में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है। चीन को उम्मीद है कि इस साल उसकी इकोनॉमी 5% की दर से बढ़ेगी और चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि इस साल चीन की जीडीपी केवल 5% के दर से बढ़ेगी और ये पहले के अनुमान से भी कम है। इससे पहले चीन के पॉलिसी सोर्स ने समाचार एजेंसी को बताया था कि साल 2023 में सरकार चीन की आर्थिक विकास दर 6% के आसपास अनुमानित कर सकती है, लेकिन अब इसे केवल 5% ही रखा गया है। तो दोस्तों, चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है और 2023 में जीडीपी केवल 5% रहने वाली है और इस सब का जो कारण है वो है कोरोना। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टुकड़े टुकड़े गैंग को मिलेगा करारा जवाब, राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का निशाना। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में लोकतंत्र और न्यायपालिका पर संकट है। भुवनेश्वर में केंद्र के वकीलों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के ज्ञान और न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर ही रखा जाना चाहिए। अपने भाषण की क्लिप शेयर करते हुए ट्विटर पर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को सुना दिया और उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कायाकल्प का एक सफर तय किया है। बता दें कि साल 2016 में जेएनयू में हुए बवाल के बाद से भाजपा अपनी शब्दावली में कथित देश विरोधियों के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करती है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। कैम्ब्रिज में लेक्चर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, उनके समेत कई नेताओं की जासूसी की जा रही है और उन्होंने कहा था कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका को कैप्चर किया जा रहा है और इसके अलावा संघीय ढांचा खत्म करने की कोशिश हो रही है। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, दलित और आदिवासी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका की धरती को नहीं बनने देंगे भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक, श्रीलंका के विदेश मंत्री का इशारा चीन की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी ने कहा है कि श्रीलंका किसी भी देश को द्वीप का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं करने देगा। लंबे समय से आशंका जताई जा रही है कि चीन श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, जिसे उसने अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है। पिछले साल हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरे चीन के जासूसी जहाज ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया था और इसका असर दिल्ली और कोलंबो के रिश्तों पर पड़ने की आशंका थी, लेकिन श्रीलंकाई मंत्री के बयान से काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। साबरी ने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत की तारीफ की और उन्होंने एक इंटरव्यू में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने की सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा भारत, मोदी फैन बने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने कर दी है ये भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत के बारे में बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने G20 की अध्यक्षता को भुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की जमकर तारीफ की। टोनी अबॉट ने भरोसा जताया है कि ये प्रेसिडेंसी भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़े लोकतांत्रिक महाशक्ति के तौर पर खुद को पेश करने में मदद करेगी। वो सिर्फ रीजनल पावर बनकर नहीं रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने G20 की अध्यक्षता को भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक युग में लौटने का संकेत बताया है और यही नहीं, अबॉट ने नाटो के बाद क्वाड को दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करार दिया है। उन्होंने पीएम मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को इसका जनक बताया है। शिंजो दुनिया में नहीं है, पिछले साल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेल जाएंगे कमलनाथ, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दी खुली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में इन दिनों दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और उनके कथित शराब घोटाले की चर्चा है और इस मामले में भाजपा पर राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का भी एक अहम बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को जेल जाने की बात कही है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री
गिरिराज सिंह ने अपने छिंदवाड़ा दौरे में ये बात कही और उन्होंने यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को खुली चुनौती दी। आगामी विधानसभा चुनावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट जीतेगी और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कमलनाथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को भ्रमित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी मोड पर आई भाजपा, पार्टी कार्यालय में हुई मंत्रियों की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार सुबह एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुरलीधर राव सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और शिवराज कैबिनेट के अनेक मंत्री शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर निहाल हुए संत धर्माचार्य बोले, 500 साल के संघर्ष के बाद देखने को आया है ये दिव्य अवसर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को रामनगरी के संत धर्माचार्यों को राम मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाई। राम मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर संत भी निहाल दिखे और संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। रविवार की सुबह 10 बजे करीब 150 साधु संत राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय में साधु संतों को एक एक करके राम मंदिर निर्माण कार्य की पूरी प्रगति से अवगत कराया। वह दोस्तों आपको बता दें कि यह पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में साधु संत एक साथ राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे थे और राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति जान रहे थे। चंपत राय ने संतों को गर्भगृह निर्माण, रिटर्निंग वॉल, परकोटा, यात्री सुविधा केंद्र आदि निर्माण कार्यों को दिखाया। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि लाखों राम भक्तों के बलिदान की परिणति ये राम मंदिर निर्माण है। 500 साल तक चले आंदोलन के बाद ये दिव्य अवसर आया है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली से पहले करवट लेगा मौसम, राज्य में हो सकती है बारिश, पड़ सकते हैं ओले। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले एक बार उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एकदम से गर्मी की शुरुआत के बाद अब फिर से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है और इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में 5 मार्च से 8 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 7 मार्च से उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को पश्चिम राजस्थान में मध्यम बारिश होने की संभावना है। 8 मार्च तक पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्वोत्तर के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, ये जीत प्रधानमंत्री के प्रयासों की वजह से है। बीजेपी की जीत पर बोले हिमंता विश्व शर्मा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणाम सामने आए। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने फिर से परचम फहरा दिया है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मेघालय में कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़ों से दूर है। सियासी जानकारों की माने तो मेघालय में एनपीपी बीजेपी के समर्थन से सरकार बना लेगी। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम से बीजेपी के समर्थक उत्साहित हैं। चुनाव परिणाम के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर के जिन 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाएंगे गांव के खेल मैदान, योगी सरकार ने दे दिया है ये आदेश। यहाँ दोस्तों, राजस्व ग्रामों में खेल मैदान के लिए चिन्हित जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। विकसित किए गए खेल मैदान की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई है। प्रदेश के 43,907 राजस्व ग्रामों में अभी खेल के मैदान चिन्हित नहीं हो पाए हैं। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में अनिवार्य रूप से 1 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर खेल का मैदान विकसित करने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। शासन आदेश में ये व्यवस्था भी दी गई है कि अलग से खेल का मैदान अथवा जमीन उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन से विद्यालय की आवश्यकता से शेष बची जमीन पर खेल मैदान विकसित किए जाएं। विकसित किए गए खेल मैदान की देखरेख संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी और सीमा की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था भी की जाएगी ताकि भविष्य में उस पर अतिक्रमण न हो सके। विधान परिषद में खेल मैदानों पर कब्जे का मामला उठाए जाने पर
प्रदेश सरकार को बताया कि खेल मैदान को आरक्षित किए जाने के संबंध में सभी जिलों से सूचना प्राप्त करने के लिए राजस्व परिषद की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर अन्य महत्वपूर्ण विभागीय लिंक पर एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल पर प्रदेश के 23,037 राजस्व ग्रामों में खेल मैदानों की सूची दर्ज है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और पैंगोंग में अचानक बड़ी हलचल, एक्शन में आई इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में G20 सम्मेलन का दौर चल रहा है और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई। जयशंकर पहले भी चीन के साथ संबंधों को असामान्य बता चुके हैं और इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। लद्दाख में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और सेना के जवानों ने LAC के आसपास के इलाकों में घोड़ों और खच्चरों से सर्वेक्षण किया है। इसके अलावा पैंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधि की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। UN में भारत ने हिना रब्बानी को दिखाई आईना, कहा पाकिस्तानी जनता के पास खाने के पड़े हैं लाले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की तो उनके आरोपों पर भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिनेवा में भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया और परिषद में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी अपने जीवन, आजीविका और स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, लेकिन भारत के प्रति पाकिस्तान का जुनून गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। मैं इसके नेतृत्व और अधिकारियों को सलाह देती हूं कि वो आधारहीन प्रचार के बजाय अपनी खुद की आबादी के लाभ के लिए काम करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर तुर्की के प्रतिनिधि और इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों पर भी खेद जताया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम भारत के आंतरिक मामलों पर तुर्की की टिप्पणियों पर खेद जताते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वो हमारे आंतरिक मामलों पर अवांछित टिप्पणी करने से बचे। उन्होंने कहा कि जहां तक OIC के बयान का संबंध है, हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करते हैं। तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है।